हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग बात करेंगे बीईपी यानी बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, जो कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की बुक का एक टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने 5 टॉपिक्स को पढ़ लिया था। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा जो कार्यक्रमों के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका आता है ओबी यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, फिर आता है आपका पी मोस्ट, फिर आता है सॉफ्ट, फिर आता है स्कूल रेडीनेस, फिर डीपीईपी एंड ये लास्ट में बीईपी आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट यानी बेसिक शिक्षा परियोजना। अब ये इसका क्या काम था? तो इसका मुख्य लक्ष्य जो था वो सार्वजनिकरण के नामांकन, यानी हर बच्चे का नामांकन किया जाए। और इसमें होता क्या है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, अगर गांव में रहते हो जो प्राइमरी के टीचर्स होते हैं उनका एक काम दिया जाता है कि उनको हर घर पे जाके पता करना होता है कि कितने बच्चे हैं और वो बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। इस कार्यक्रम का बस इतना सा उद्देश्य था कि बच्चे की बेसिक शिक्षा जरूर होनी चाहिए, वो चाहे जिस जगह पढ़ रहा हो। फोर्स नहीं करना है कि वो आके हमारे ही यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े, इसका बस यही टारगेट था। तो जैसा कि लिखा गया, सार्वजनिकरण के नामांकन, शिक्षा की अवधि की पूर्णता तथा शिक्षा गुणवत्ता के में सुधार लाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। याद रखना, कोई भी कार्यक्रम अगर आप पढ़ते हो तो उसका उद्देश्य वो लागू कब किया गया था और उस उद्देश्य को पाने के लिए क्या क्या चरण बनाए गए थे, क्या क्या रणनीतियां बनाई गई थी, यही 3 चीजें आपको याद रखनी चाहिए। राज्य, जनपद, ग्राम स्तर की संस्थाओं का अस्थायीकरण ही उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन तथा विकेंद्रीकरण तथा उनकी प्रभावकारिता में वृद्धि करना इस परियोजना का महत्वपूर्ण अंग था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी था। याद रखना, कब ये प्रभावी हुआ था उत्तर प्रदेश में? 5 अक्टूबर 1993 को। संस्था फिर दिया गया है, बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 अंतर्गत थे। एक तो हमारे संस्थागत क्षमता में वृद्धि करनी थी, दूसरा था गुणवत्ता में सुधार लाना, और तीसरा था बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाना। ठीक है, बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाना, इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे समझाया गया, मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल से शॉर्ट फॉर्म में। तो संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना, इसका मतलब ये होता है, सिंपल सी बात है कि आपके स्कूल में बच्चों का नामांकन हो, आपके स्कूल में जो सुविधाएं हो उसका प्रबंधन अच्छे से होना चाहिए, आपके स्कूल में 100% बच्चों की भागीदारी होना चाहिए। इस तरह से जितने बच्चे हैं वो रोज रोज पढ़ने भी आने चाहिए। ये होता है संस्थागत क्षमता में वृद्धि। गुणवत्ता में सुधार क्या होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसे नए नए क्रिएटिव आइडियाज देने हैं, इनोवेशन करना होता है, जिसे नवाचार कहलाता है। ठीक है, व्यवस्था और नियमित अनुश्रवण एवं सतत मूल्यांकन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि सतत मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सतत मूल्यांकन क्या होता है मैं आपको बता दूं एक सीधे सीधे शब्दों में। तो सतत मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चा जब से आपके स्कूल में आ गया और अगले दिन जब फिर वो स्कूल में आता है तो पूरे 24 घंटे का उसका मूल्यांकन करना। अब आप कहोगे सर टीचर थोड़ा मूल्यांकन करेगा 24 घंटे का, लेकिन उसको उसके अभिभावकों के साथ, उसके दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ संपर्क बना करके टीचर को उस बच्चे का मूल्यांकन करना होता है कि वो स्कूल के बाहर क्या कर रहा होता है और स्कूल के अंदर क्या कर रहा होता है, जिससे उसके सर्वांगीण विकास। आप पढ़े होंगे, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास। कैसे होगा सर्वांगीण विकास? जब हम सतत मूल्यांकन करेंगे। क्लियर? फिर बेसिक शिक्षा तक पहुंच का सुनिश्चित क्या लिखा गया है? तो इसके अंतर्गत जनपदों में बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से असेवित क्षेत्रों, देखो असेवित का मतलब होता है जहां पे सेवा नहीं पहुंच पा रही है बेसिक शिक्षा की, क्षेत्रों में प्रारंभिक विद्यालय की स्थापना करना, शिक्षा केंद्रों के संचालित करना, इसका लक्ष्य था। तथा समाज के विशिष्ट वर्ग के बालकों के लिए, अब देखो विशिष्ट वर्ग क्या होता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या कह सकते हो कि जो जंगलों में जनजातियां पाई जाती हों, ऐसे वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था करना ही इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर बेसिक शिक्षा परियोजना के क्या क्या उद्देश्य हैं उसमें दिया गया है, क्या क्या देखते हैं। तो इसके उद्देश्यों में दिया गया है विद्यालय सुलभ कराना, यानी आप कह सकते हो कि जहां पे 300 की आबादी हो उसके 1.5 किलोमीटर की दूरी पे प्राथमिक विद्यालय या वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोलना शामिल किया गया। नामांकन में क्या दिया गया कि सन 2000 तक 6 से 11 वर्ष के सभी बालकों और बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन कराना। मैंने आपको समझाया कि विद्यालय इन द सेंस कि ये नहीं कि वो प्राइमरी में ही पढ़ेंगे, कहीं भी नामांकन हो, लेकिन प्राइमरी के टीचर्स को जाकर पता करना होता था उस आबादी वाले क्षेत्र में कि बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं और उनका सर्वे करके बताना होता था। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है अगला उद्देश्य।
फिर दिया गया है उपलब्धि की प्राप्ति करना, यानी वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों के न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना, मतलब जो न्यूनतम अधिगम स्तर होता है इन द सेंस 1 से 5 तक की पूरी दक्षता बच्चे के अंदर विकसित हो जाए। फिर चौथा उद्देश्य इसका था कि सतत शिक्षा, यानी लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब सतत शिक्षा इन द सेंस कि अगर प्राइमरी वहाँ पे अवेलेबल है तो उसके बाद वहीं पे ही जहाँ पे 5000 की आबादी हो वहीं पे ही आपकी मिडिल भी अवेलेबल हो, आपके इंटर कॉलेज भी अवेलेबल हो और उसी के बाद उसकी उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए। क्लियर। तो दिया गया है उत्तर प्रदेश परियोजना तथा उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों के लिए शिक्षा परियोजना के लिए 2 प्रमुख कार्य थे। एक था प्रबंधकीय व्यवस्था, एक था अकादमिक व्यवस्था। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति और विकास खंड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति तथा ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ के रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि प्रबंधकीय योजना के अंतर्गत जिला शिक्षा स्तर पर कौन सी समिति स्थापित की गई, उसके बाद राज्य स्तर पर कौन सी समिति स्थापित की गई, ब्लॉक स्तर पर कौन सी समिति स्थापित की गई और ग्राम स्तर पर कौन सी समिति स्थापित की गई। तो ये याद रखिएगा यहाँ से। अकादमिक व्यवस्था दिया गया है। प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जैसे सीमैट, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जो राज्य स्तर पर लिखा गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी जिसमें टीचर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र जिसे बीआरसी बोलते हैं। न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्र जिसे एनपीआरसी बोलते हैं। इन सब के बारे में दोस्तों आप लोग चौथे सेमेस्टर में काफ़ी डीप में पढ़ोगे। क्लियर। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे इस परियोजना का क्या काम था और कैसे इसका क्रियान्वयन किया गया। तो यहाँ पे दिया गया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के सुदृढ़ीकरण द्वारा शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों की सामग्री निर्माण, मूल्यांकन, तकनीक तथा दक्षताओं का विकास किया जाना प्रस्तावित की गई। सिंपल सी भाषा में बता दूं आपको कि राज्य स्तर पर शिक्षकों का बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाए, शिक्षकों के शिक्षक समझ जाएं कि उन्हें पढ़ाना कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई, जिसमें हमने ये पढ़ लिया सुदृढ़ीकरण के बारे में। फिर राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई जिससे टीचर्स ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो सके। प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट के नाम से जाना जाता है, जिसके थ्रू आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो, इसके की भी स्थापना की गई। विकास खंड एवं न्याय पंचायत संदर्भ के केंद्र बनाए गए। ध्यान रखना कि आपसे पूछ सकता है कि किसके अंतर्गत ये इतनी सारी चीज़ें बनाई गई थी, तो बीईपी यानी बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत बनाई गई थी, यानी बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत ये इतने चीज़ों को बनाया गया था। संप्राप्ति में सुधार, नवीन मूल्यांकन तकनीक तथा प्रविधियों का विकास किया गया। बालिका शिक्षा की व्यवस्था के बारे में सोचा गया। नवाचार कार्यक्रमों का संचालन किया गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ें और की गई थी। जैसा कि मैंने बताया, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन विद्यालयों के कार्यानुभव और विशिष्ट बालकों की शिक्षा की योजना के लिए प्रस्तावित की गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल बीईपी क्या होता है, यानी बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसका सिंपल सा हिंदी में नाम है बेसिक शिक्षा परियोजना क्या होती है, जिसके अंतर्गत पूरे गठन किया गया था कि टीचर्स को कैसे फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए। इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। टीचर्स ट्रेनिंग की कैसे व्यवस्था की जाए, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। तो दोस्तों अगर वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड्स गाइज। प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके, लॉकडाउन में भला हो सके सारे बच्चों का। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।